पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मीन, और मीन में हम लोग डिस्कस कर चुके थे डायरेक्ट मेथड, है ना। और हमने बोला था कि इसके अंदर 3 मेथड है, मीन के अंदर 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, 3 मेथड था, जिसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड को डिस्कस कर लिया था। अगला जो हमारा 2 बचता है वो एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इन दोनों को हम लोग आज ही स्टार्ट करके और आज ही इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। शुरुआत किया जाए। चलिए, सबसे पहला हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्या है ये वाला खत्म होगा, इसके बाद हम लोग स्टेप डिवीजन में चलेंगे। दोनों मतलब आज हमारा खत्म होगा और अगले वाले क्लास से यानी कि कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे मीडियन। ठीक है, चल शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। मतलब एक फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में 50 वर्कर काम कर रहे हैं, उन 50 वर्कर्स का जो डेली वेजेस है, मतलब जो उनको डेली के हिसाब से पेमेंट मिलता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डेली वेजेस है ऊपर और नीचे है नंबर ऑफ वर्कर्स। इसका मतलब हुआ 500 रुपए से लेकर 520 रुपए के बीच में 12 वर्कर को पेमेंट मिलता है डेली का। 520 रुपए से लेकर 540 रुपए के बीच में 14 वर्कर को पेमेंट मिलता है। मतलब 14 ऐसे वर्कर हैं जिनको 520 से लेकर 540 के बीच में पेमेंट मिलता है। 8 ऐसे वर्कर है जिनको 540 से लेकर 560 के बीच में पेमेंट मिलता है डेली का। उसी प्रकार से आगे भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा फैक्ट्री है जिसमें 50 वर्कर काम करते हैं और 50 वर्कर्स को डेली का पेमेंट कितना मिलता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन। मीन का मतलब एवरेज। सिंपल सा क्या ध्यान रखना है, मीन का मतलब एवरेज का बात कर रहा है बस, क्योंकि कल हमने आपको बताया था मीन बोले या एवरेज बोले बात आपको सेम समझना है। तो फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। तो आपको एक्चुअली एवरेज बताना है कि 50 वर्कर को लगभग डेली का कितना मिलता होगा एवरेज। हालांकि देखा जाए तो सभी का यहाँ पे अलग अलग है कि नहीं, लेकिन आपको एक ऐसा वैल्यू पता करके बताना है, मतलब एवरेज वाला वैल्यू, जिससे ये पता लग जाए कि हाँ लगभग इतना ही मिलता होगा, जैसा हम लोग कल करते थे। एवरेज निकालना है बेसिकली हम लोगों को। चलिए शुरुआत करते हैं, और ये हमारा सवाल है एज्यूम्ड मीन मेथड का। शुरुआत किया जाए, यहां पे आ जाइए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पहला वाला यही वाला है, क्वेश्चन वन आप करो या फिर सॉल्यूशन 1 करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोगों को कुछ कुछ कॉलम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे शुरुआत किया जाए, पहला वाला है डेली वेजेस का, तो बना लिया जाए डेली वेजेस। अच्छा, डेली वेजेस को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं, क्लास इंटरवल। तो आप डेली वेजेस बोलिए या क्लास इंटर बोलिए, बात सेम रहेगा, कुछ अलग है नहीं। उसके बाद इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। इसको हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। और डिनोट करने का तरीका FI। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्लास मार्क। याद आ गया, क्लास मार्क। और क्लास मार्क को डिनोट करेंगे हम लोग XI से। समझ में आ गया बात। आगे पहले इतना कर लेते हैं, इतना तो हम लोग कल भी करते थे। ठीक है, चलिए देखा जाए। सबसे पहले डेली वेजेस जो है वो है 500 से लेकर 520। ओके, $520 से 540। ठीक है, बनाते चलिए, साथ साथ बनाते चलिए, जहां पे समझाएंगे बस वहां पे आप लोग रुक जाइएगा। ठीक है, रुक के थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। 540 से 560 हो गया। ओके, 560 से 580। ओके, फिर 580 से 600 है, बस इतना ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए अब क्या है इसमें। इसका जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है वो भी लिख लेते हैं। कितना है, 12, 14, 8, 6 और 10। क्लास मार्क का मतलब हमने आपको कल बताया था, मिड पॉइंट होता है बेसिकली, है कि नहीं। और मिड पॉइंट को निकालने का तरीका भी हमने कल बताया था आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। चलिए बताइए जल्दी,
अपर लिमिट और सॉरी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़िए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसका आंसर बताइए। 1020 आएगा, मतलब सॉरी 510। इसका मिड पॉइंट 510 हो गया। क्लास मार्क का सिंपल सा मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये क्या, ये दोबारा लिखना पड़ेगा, पता है आप लोगों को? चलिए इसका बताइए जल्दी। 1060 है तो 530, इस 550, 570, 590, इन सभी का निकल गया हमारा मिड पॉइंट। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना आप ये देखो कि कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 है। 5 है तो 5 में से बिल्कुल बीचों बीच वाला जो है ना उसको आप एज्यूम कर लेंगे, है ना, जैसे ये वाला 550, ओके, और उसको लिखेंगे आप स्मॉल a। इसका मतलब हुआ कि हमने मान लिया कि हमारा जो एवरेज वेज आएगा, मतलब कि जो लगभग लोगों को, वर्कर को जो डेली का मिलेगा एवरेज पेमेंट, वो लगभग 550 के आसपास मिलेगा। ये हमने पहले ही मान लिया, ये मानना पड़ता है आपको इसमें। तो मानने का तरीका क्या होगा, आप देख लो कि बीच में कौन सा पड़ रहा है। हालांकि आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी एज्यूम कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, लेकिन बीच वाला एज्यूम करेंगे तो ज्यादा सटीक रहेगा, थोड़ा सा मतलब वो ठीक रहता है। अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार, एक मिनट रुक जाओ। 550 था ना। चलिए अब देखो, बहुत सारे बच्चों को फिर भी अभी समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझिए। ये जो हमने यहाँ पे ए लिखा ना, इसका मतलब हमने यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया है कि हमारा जो डेली वेजेस आने वाले हैं, मतलब जो आंसर हमारा जो आएगा वो इसी के आसपास आएगा। ठीक है, ये हमने पहले मान लिया, इसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अगला इसमें लिखना होता है ये चीज, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रहेगा ये चीज। और इसमें डी आई को हम लोग बोलते हैं डेविएशन, मतलब डेविएशन आप निकालोगे उसका फॉर्मूला होगा एक्स आई माइनस ए। चलिए अब एक्स आई माइनस ए क्या है, ध्यान से देखो। एक्स आई का मतलब हुआ ये सारा वैल्यू, और ए का मतलब हुआ ये वाला वैल्यू जो आपने अभी एज्यूम किया। तो अब क्या करना है आपको, एक्स आई में ए माइनस करना है, मतलब पहले इसमें 550 को माइनस करिए जल्दी, कितना आएगा बताइए जल्दी, -40। नहीं समझ में आया, फिर से दोबारा समझो। एक्स आई का मतलब वो ये सारा वैल्यू, तो एक एक करके ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। तो 510 में आप ए को माइनस करने वाले हैं, मतलब 550 को माइनस करने वाले हैं, तो -40 आएगा। अब दोबारा 530 में आप दोबारा माइनस करने वाले हैं 550 को, कितना आएगा, -20। अब इस वाले को भी करना पड़ेगा, तो हाँ बिल्कुल, मतलब इसमें आप 550 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, सिंपल है। आगे अब 570 में आप माइनस करोगे 550 को तो कितना आएगा, 20, लेकिन पॉजिटिव में। और 590 में आप माइनस करोगे 550 को तो 40 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो यहां तक हम लोग पिछले वाले मेथड में भी करते थे, मतलब डायरेक्ट मेथड में। ये इसमें एक नया चीज ऐड हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करते थे, एफ आई इंटू एक्स आई करते थे, लेकिन इसमें हमारा होगा एफ आई इंटू डी आई। क्या होगा, एफ आई और डी आई। कहने का मतलब हुआ आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को। समझ में आ रही है बात? तो बताइए 12 इंटू 40 -480, वेरी गुड। 14 इंटू 20 280, लेकिन माइनस में, बहुत अच्छा। 8 इंटू 0 0, फिर 6 इंटू 20 120, ओके। उसके बाद फिर 10 इंटू 40 400। अब आपको इसमें दो चीज ऐड करना है, ये वाला पहले। तो क्या लिखते थे हम लोग, सिग्मा एफ आई लिखेंगे। इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, क्योंकि 50 वर्कर्स का ही बात हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब इन सबको एक बार ऐड कर लो। ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। तो इसको यदि हम लोग करेंगे तो 0 760, लेकिन माइनस में, और इसको भी प्लस कर लो, ये हो जाएगा 0 2
5 माइनस कर लो, 0 4 1, कितना आया? इसको आप लिखेंगे सिग्मा एफ आई छोटा सा लिखेंगे, सिग्मा, एक मिनट, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, कितना आया? 140। लेकिन किस में लिखोगे, प्लस में कि माइनस में? एक बार दोबारा देख लो, सही है सब कुछ? एक मिनट, माई मिस्टेक, सॉरी, 240 होगा ना, 240 होगा, -240। बस, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। अब इतना हमारा काम बन गया, इसके आगे बस आपको फॉर्मूला लिखना है। अब इधर आ जाओ आप। नाउ मीन, इसका जो फॉर्मूला होता है पहले वो लिख लो, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, यही इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान रहेगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना कुछ नहीं है आपको, इसके ऊपर वैल्यू पुट करिए। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स अपॉन बार से, और यहां पे आपको ए का वैल्यू लिखना है। बताइए ए आपने क्या माना था? 550। मतलब ये यहाँ पे जो ए है वो वही वैल्यू लिखाएगा जो आपने यहाँ पे एज्यूम किया था, तो वो था हमारा 550। तो 550 प्लस इसका वैल्यू अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला है -240 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई का वैल्यू 50। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, ठीक है। सॉल्व किया जाए तो हमारे सामने आएगा x अपॉन बार इक्वल्स टू 550 प्लस माइनस -240 डिवाइडेड बाई 50। ओके, x अपॉन बार इक्वल्स टू, सिंपल से एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले लो, एलसीएम 50 यानी कि 55 को आप 50 से मल्टीप्लाई करो। ओके, 275, एक जीरो यहां और एक जीरो यहां, -240। समझ में आ रही है बात? तो 27500 में माइनस करेंगे आप 240 को, माइनस किया जाए। चलो, तो ये आ गया 0, 10 में 4 जाएगा 6, 4 में 2 गया 2, 7 2। आपके सामने आएगा x अपॉन बार इक्वल्स टू 27260 डिवाइडेड बाई 50 है इतना। 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे तो x अपॉन बार आपका आ जाएगा, चलिए इसको थोड़ा डिवाइड कर लिया जाए। 2726 डिवाइडेड बाई 5, कितने बार में? 5 बार में 25, 4 बार में 20, और ये 5 बार में 25 है ना, 0.2, 545, यानी कि ये आपका आएगा रुपीज में 545.2, यही आपका आंसर हो गया। अब ये जो आपने आंसर निकाला है इसके थोड़ा सा मतलब को समझ लीजिए, ये क्या आया है हमारा। आगे बात करें, चलिए देखिए, सवाल तो बनने का बन गया, लेकिन अब इसके थोड़ा सा मतलब को समझिए, ये है क्या, क्या कहना चाह रहा है। देखो, पहले तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके अब थोड़ा सा रुकिए, पहले चीजों को समझिए क्या बोला गया इसमें। सारा स्टेप आपके सामने है, आंसर पे जरा एक बार गौर करो। आंसर आ रहा है 545.2 रुपीज। इसका मतलब हुआ कि उस फैक्ट्री में जो 50 वर्कर काम कर रहे हैं उन सभी का लगभग ऑन एन एवरेज जो वैल्यू आ रहा है डेली का पेमेंट का, वो कितना आ रहा है? 545.2 रुपीज आ रहा है। इसका मतलब हर वर्कर को लगभग ऑन एन एवरेज इतना रुपया ही डेली का पेमेंट मिलता है, ठीक है। अब सवाल है कि सर ये जो आपने वैल्यू, मतलब जो हमारा आंसर आया उसका एज्यूम से क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन ये है कि ये जो वैल्यू आपका हमेशा होगा ना, इसी के आसपास होगा। जैसे देखो, ये 545.2 है, ये आपका कितना था? 550। तो क्या इसके नजदीक आपको लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल लग रहा है। तो हम लोग ए जो मानते हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि पहले ही आपने एज्यूम कर लिया कि हमारा आंसर किसके आसपास आने वाला है।
अब सवाल है कि सर क्या इसको ना मान के एज्यूम इसको करते या फिर इसको करते, तो क्या गलत आंसर आता? नहीं, आंसर गलत नहीं आता, सब कुछ आपका सही होता, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप बीच वाले को मानिए तो ठीक रहेगा। समझ मारिए बात। चलिए इस तरीके से आपका ये वाला कंप्लीट हुआ, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया आपका एज्यूम्ड मीन मेथड कंप्लीट। अगला है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, इसको भी हम लोग शुरू कर लेते हैं, आगे बात करें। चलिए तो ध्यान रहे, जो आंसर आपका यहां पे आएगा वो आंसर आपका एज्यूम जो आपने किया था उसके आसपास ही आना चाहिए। यदि ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब आपने गलत बनाया है, थोड़ा सा उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन नंबर इसका 2 डिस्कस किया जाए। नंबर 4 ये वाला नहीं, ये वाला इस बुक के हिसाब से नहीं 6 नंबर। ये सेकंड। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 2, यानी कि बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं किसका, अब स्टेप डेविएशन मेथड का। पहले एक बार क्वेश्चन को समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया इसमें देखो, द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality। मतलब एक मोहल्ला है जिसमें 25 घर हैं, मान लीजिए एक मोहल्ला है जिसमें 25 घर हैं और उन 25 घर में डेली जो खर्च होता है किस पे, फूड पे, हाँ फूड पे, वो यहाँ पे दिया हुआ है। कहने का मतलब सिंपल सा है, एक मोहल्ला है जिसमें 25 घर हैं और उस 25 घर में डेली भोजन के ऊपर कितना खर्च होता है वो इसमें दिया हुआ। जैसे 4 ऐसे घर हैं जिनमें खर्चा 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में होता है डेली। 5 ऐसे घर हैं जिनका डेली का खर्चा भोजन पर 150 रुपए से लेकर 200 रुपए का है, उसके बीच का। 12 ऐसे घर हैं जिनका डेली का खर्चा भोजन के ऊपर 200 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच में हो जाता है। उसी प्रकार से आगे भी है। तो फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो अब आपको यह बताना है कि बताओ लगभग टोटल 25 का 25 घर एक ऑन एन एवरेज कितना रुपया खर्च करता है डेली अपने भोजन के ऊपर। सभी का हालांकि अभी वैल्यू अलग अलग है सबका, लेकिन आपको एक एवरेज वैल्यू निकाल के दिखाना है। शुरू किया जाए। चलो तो सबसे पहला हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा डेली एक्सपेंडिचर का। डेली एक्सपेंडिचर समझ आएगा। डेली एक्सपेंडिचर का मतलब बात हो रहा है किसका, इस वाले का जो कि रुपीज में दिया हुआ है। ओके आगे एक मिनट, थोड़ा सा जिसको छोटा बनाएंगे क्योंकि इस बार कॉलम हमारा एक ज्यादा बनने वाला है। उसके बाद आप इसमें बना देंगे नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। नंबर ऑफ हाउस होल्ड समझ जाइएगा। हमने केवल यहाँ पे हाउस लिखा है, इसका मतलब केवल हाउस नहीं है, हाउस होल्ड है। EXP लिखा है मतलब केवल EXP नहीं लिखना है आपको। यदि आपके कॉपी में जगह है तो एक्सपेंडिचर पूरा लिखिए। जो किसमें दिया हुआ है भाई, रुपीज में दिया हुआ है तो इसमें लिख लो इन रुपीज, ज्यादा अच्छा रहेगा। और नंबर ऑफ हाउस दिया हुआ है, इसका मतलब ये किसका बात कर रहा है, FI का बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर हमको लिखना है क्लास मार्क, और क्लास मार्क का मतलब सिंपल सा ये बात कर रहा है XI के बारे में। चलिए पहले हम लोग इतना कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, हालांकि इसमें भी बहुत कुछ हम लोगों को करना है, पहले इतना कर लेते हैं। पहला जो है हमारा वो है 100 से लेकर 150। फिर आगे बात किया जाए 150 से लेकर है 200। ये टेबल आप मेरे साथ साथ क्रिएट करते चलिए। 200 से है फिर 250, ओके। फिर 250 से है 300, उसके बाद 300 से है कितना 350, ये लास्ट हो गया हमारा।
चलिए आगे बढ़ा जाए। इन सभी का फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख लीजिए, 4 है, 5 है, 12 है, 2 है और फिर से 2 है। एक बार देख लो जल्दी से, समझ में आ रहा है सब कुछ। चलिए अब इनका आप बताएंगे हमको क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, बताइए। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये 250 हो जाएगा। 250 का था कितना? 125। वेरी गुड। ये हो गया कितना? 350 ना? नहीं समझे? हाँ, जो भी होता था दोनों का जोड़ के डिवाइड करना है, मतलब एवरेज में तो वही करता है। एवरेज में तो वही चीज है, कोई बड़ा बात नहीं है। मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 आप बोलो, या फिर आप एवरेज निकालना बोलो, सेम ही बात चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 350 हो गया, 350 का आधा बोलो 175। अब आप इसको यहां से भी देख सकते हो, कितने का डिफरेंस है? 50 का। अगला वाला बताओ जल्दी, 50 ऐड करके बताओ जल्दी। 225, ये हो जाएगा 275, ये हो जाएगा 325। बस एक बार पता चल जाता है ना, बाकी सब का डिफरेंस सेम रहता है। चले, इसके बाद हम लोगों को वही स्टेप करना है जो हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन मेथड में किया था। क्या किया था हम लोगों ने, बताओ जल्दी। डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, याद आया कुछ? इसके लिए आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा पहले, है ना? तो चलिए, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, 1 2 3 4 5 है, तो बीच वाला हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक रहेगा ना? बताइए अब इसका जल्दी से सॉल्यूशन करते चलिए। मतलब आपको एक्स आई का मतलब वो ये सारा वैल्यू, और ए का मतलब हुआ ये वाला वैल्यू। तो ये इसमें पहले आप माइनस करो, इसको एक एक करके करते हैं। 125 में 225 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? लेकिन माइनस में 100 आएगा। अब 175 में आप 225 माइनस करोगे तो कितना आने वाला है? -50 आएगा। अब इसमें इसी को माइनस कर देंगे तो 0। अब 175 में आप 225 माइनस करने वाले हैं 50, लेकिन प्लस में, और 325 में आप माइनस करने वाले हैं 225 को 100। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये हुआ हमारा। अगला इसमें एक नया चीज जो आपको निकालना है वो है यू आई। ये होता है डी आई डिवाइडेड बाई एच। अब सवाल है कि सर इसमें ये एच क्या है? ये एच कुछ नहीं है, ये वही चीज है जो हमने आपको फर्स्ट वाले क्लास में बताया था, क्लास साइज। मतलब क्लास साइज कैसे निकालते थे? फर्स्ट वाले क्लास याद करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका सिंपल सा मतलब हुआ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? सभी के बीच में डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको? 50 का दिख रहा है। तो एच मतलब सिंपल सा बात हो रहा है यहाँ पे क्लास साइज के बारे में, जो कि इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिख रहा है आपको? 50 दिख रहा है। कोई डाउट इसमें? तो क्लास साइज का मतलब, सॉरी, यहाँ पे जो एच दिख रहा है इसका सिंपल सा मतलब क्लास साइज के बारे में बात कर रहा है, और क्लास साइज का मतलब हुआ इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है। ठीक है, पहले वाले क्लास में भी डिस्कस किए थे हम लोग। अब इसका वैल्यू बताइए जल्दी फटाफट। मतलब क्या करना है आपको? डी आई में एच से डिवाइड करना है। डी आई मतलब ये वाला वैल्यू, इसमें आपको डिवाइड करना है कितने से? 50 से। तो कितना आएगा? -2। वेरी गुड। अब आपको 50 में डिवाइड करना है 50 से, -1। इसका बताओ। 0 में डिवाइड करना है 50 से, 0। 50 में डिवाइड करना है 50 से, 1। 100 में डिवाइड करना है 50 से, 2। कोई डाउट इसमें? सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उसमें निकालते थे एज्यूम्ड मीन मेथड में एफ आई इंटू डी आई। तो इसमें क्या निकलना चाहिए? एफ आई इंटू यू आई। वेरी गुड। तो इसमें निकलेगा हमारा एफ आई इंटू यू आई। चलिए निकालते हैं। स्केल वगैरह का इस्तेमाल आप लोग करके बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा। मतलब चलिए मल्टीप्लाई किया जाए एफ आई और यू आई। तो 4 इंटू 2 -8, 5 इंटू 1 5, लेकिन माइनस में, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। अब इसमें आपको ऐड क्या करना है? देख लो, ऐड करना है पहला यही वाला सिग्मा एफ आई। कितने होंगे? 25, क्योंकि 25 घर था टोटल मोहल्ले में। ये हो गया हमारा। अब आपको ये ऐड करना है, तो इसके लिए आप लिखोगे सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। इसको चलिए कर लिया जाए जल्दी से। 8 और 5 13,
4 और 2 6, यानी कि 13 में आप 6 घटाओगे तो कितना 7, लेकिन किस में माइनस में, ध्यान रहेगा। चलिए ये आया आपका -7। अब इसका फॉर्मूला आप देख लो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये a का मतलब एज्यूम जो आपने किया था 225 और h का मतलब कितना आया था आपका 50, मतलब किस वाले क्लास इंटरवल का क्लास साइज कितना निकला था 50, वही चीज है यहाँ पे। तो यही है आपका स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस इसके ऊपर वैल्यू पुट करते जाइए। मीन को डिनोट करेंगे x अपन बार, a का वैल्यू कितना है हमारा बताओ जल्दी 225 प्लस इसका वैल्यू -7 और इसका 25 इंटू एच का मतलब 50। आगे बढ़ते हैं, x अपॉन बार 225 प्लस माइनस 7 बाई 25 इंटू 50। इसमें आपको साफ दिख रहा है ये कट जाएगा 2 बार में। इसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाइए, यहां पे दिख रहा है हम लोगों को x अपॉन बार इक्वल्स टू 225 -7 इंटू 2। कोई दिक्कत, नीचे में तो कुछ है ही नहीं, तो जो बचा हमने वहां पे लिख दिया सिंपल सा। तो ये हो गया हमारा x अपॉन बार इक्वल्स टू 225 -14। x अपॉन बार इक्वल्स टू माइनस कर लो, 14 घटाओ 1 1 2 यानी कि 211। तो x अपॉन बार रुपीज 211, ये इसका आंसर हुआ। अब इसका भी मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। हमारा जो वैल्यू आया है वो आया है ₹211। इसका मतलब हुआ कि उस मोहल्ले में जो 25 घर हैं वो 25 घर डेली भोजन पे खर्चा कितना करता है, लगभग 211 रुपए के आसपास लगभग। कोई डाउट इसमें? अब अच्छा, अब जरा इसको भी देखो, क्या ये 211 भी हमारा इसके आसपास नहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, यदि इससे कम का होता तो इतना होता, ज्यादा होता जितना दिखा इतना होता, लेकिन ये 211 इसके आसपास ही हमारा दिख रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इसके आसपास ही आपका आंसर आना चाहिए। यदि इधर या इधर वाले में आ रहा है इसका मतलब आपने गलत बनाया है। तो आपका आंसर हमेशा एज्यूम जो आपने किया था जो ए है आपका उसी के आसपास होना चाहिए, तब सही माना जाएगा। चलिए इसको जल्दी से आपको कॉपी करिए, लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। और इस तरीके से हमारा दोनों मेथड एज्यूम्ड भी और स्टेप डेविएशन मेथड भी दोनों खत्म हुआ, और इसी के साथ पूरा का पूरा हमारा मीन भी कंप्लीट हुआ। तो कहने का मतलब मीन को निकालने का हमारे पास 3 तरीका था, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों हमारा खत्म होता है। तो अगले वाले क्लास में कल हम लोग मीन हो गया मीडियन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कोई डाउट इसमें? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों में से किसी को किसी टॉपिक में डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के अंदर एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक होगा हमारा मोड। हालांकि हम डिस्कस करने वाले थे मीडियन, लेकिन एनसीईआरटी में पहले मीन के बाद क्या दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है। तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। वैसे मेरा मन था कि पहले मीडियन करवाया जाए, मीन के बाद मीडियन करवाया जाए, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में हमने देखा कि वो पहले मोड दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप इसको पहले करो या इसको बाद में करो, उतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। एनसीईआरटी में पहले मीन है, फिर मोड है, फिर मीडियन है, तो वैसे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मीन हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, जिसमें हम लोगों को 3 मेथड पढ़ना था। पहला डायरेक्ट मेथड, उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों हमारा खत्म। क्या मीन कंप्लीट समझा जाए? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन का मतलब हमने आपको बताया था सिंपल सा एवरेज, ओके। अगला जो टॉपिक है, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो मोड, और मोड का मतलब आपको समझना है सिंपल सा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज कितने बार रिपीट हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, सपोज यहां पे हम एक नंबर लिख रहे हैं, जैसे मान लो 1
सपोज हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा, रैंडमली कोई भी नंबर हमने उठा के लिख दिया। इसमें यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 का फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका मतलब है कि 2 कितने बार रिपीट हुआ। जैसे 1 2 3 4 5, इस पूरे नंबर के सीरीज में 2 कितने बार रिपीट हुआ, 5 बार रिपीट हुआ। इसका मतलब 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि कौन सा चीज कितने बार सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, वही हम लोग इसमें निकालना सीखेंगे। अब कैसे निकलता है, इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोग तब जानेंगे जब सवालों को सॉल्व करेंगे ना तब। लेकिन अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए और अपने थोड़ा सा बस आप ये समझ लीजिए, अपने माइंड में इसको अभी फिलहाल रखिएगा कि मोड का मतलब हम लोग निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि कौन सा चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है या फिर कौन सा चीज सबसे ज्यादा बार आ रहा है, उसी के बारे में हम लोग इस मोड के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि मोड का मतलब सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार कितने बार वो आया, कितने बार रिपीट हुआ सबसे ज्यादा। अभी फिलहाल आपको मोड का मतलब यही ध्यान में रखना है। अब जब सवाल को बनाएंगे तो मोड हमारा और क्लियर हो जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन में निकालते थे एवरेज, मोड में निकालेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई चीज कितने बार सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है ना। तो ये हम लोग इसमें निकालने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। The following data gives the information on the observed lifetimes of 225 electrical components. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का मतलब हो गया जो कि बिजली पे चलता हो, इसके जगह पे आप बल्ब ले सकते हैं, ट्यूबलाइट ले सकते हैं, उसी प्रकार से आप फैन ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब हुआ वो सारी चीज आप ले सकते हैं जो कि बिजली पे चलता है। ठीक है। तो हमारे पास टोटल 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। ओके। और वह सबका सब कितना घंटा चल पाता है अपने पूरे लाइफ टाइम में, उसका यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा गया है। ओके। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि हमारे पास 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, मतलब ऐसी चीजें जो कि बिजली पे चलता है। एग्जांपल के तौर पे आप पंखा, कूलर, एसी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो है कितना, टोटल 225 है। ओके। अब वो हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कितना घंटा अपने पूरे लाइफ टाइम में चल पाता है, वो यहां पर डाटा दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइफ टाइम इन आवर्स, मतलब कि वो कितने घंटे अपने पूरे जीवन में चलेगा, हमारे जीवन में नहीं, वो अपने लाइफ टाइम में कितने घंटे वो चल पा रहा है। जैसे उसके बाद यहां पे फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब हुआ कि 0 घंटा से लेकर 20 घंटा कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चल पाते हैं, मात्र 10। ओके। 20 घंटा से लेकर 40 घंटा कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चल पाते हैं, 25। 40 घंटा से लेकर 60 घंटा कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टिक पाता है, 52। ओके। उसी प्रकार 60 घंटा से लेकर 80 घंटा कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टिक पा रहे हैं, 61 टिक पा रहे हैं। कोई डाउट। उसी प्रकार से ये वाला, उसी प्रकार से हमारा ये वाला है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है कि 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का हर किसी का लाइफ टाइम अपना अलग अलग होगा। लाइफ टाइम मतलब कोई हो सकता है कि हमने लगाया 1 घंटे के बाद ही फ्यूज कर जाए, लगाया हमने वो मान लो 10 घंटे के बाद फ्यूज हो जाए। तो 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का पूरा लाइफ टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, और कौन सा बल्ब कितने के आसपास चल सकता है उसका फ्रीक्वेंसी भी लिखा हुआ है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको ले लो, किसी को भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे 52 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसका लाइफ टाइम 40 घंटा से लेकर 60 घंटा के बीच में है। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो आपको इसमें बताना है मॉडल, मतलब मोड निकालना है, इसका मतलब मैक्सिमम आपको बताना है। मैक्सिमम का मतलब वो है इसमें सिंपल सा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कितने हैं जो सबसे ज्यादा टिक पा रहे हैं, ये हमको इसमें निकाल के दिखाना है। समझ में आ रही है बात। अभी बहुत कुछ मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, छोड़िए उन सब चीजों को, पहले सवालों को समझ में आ गया क्या था, सवाल समझ गए। चलिए ये हमारा डाटा दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग टेबल के रूप में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। बहुत कुछ अभी आपको मेरे हिसाब से समझ में नहीं आ रहा होगा, छोड़िए अभी उसको, बस आगे बढ़िए। इधर है हमारा लाइफ टाइम, तो इधर आप लिख लेंगे लाइफ टाइम, लाइफ टाइम्स। और लाइफ टाइम्स किस में दिया हुआ है, आवर में, तो यहां पे आप लिख लेंगे इन आवर्स। हालांकि आप इसको क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, क्या कुछ गलत होगा, बिल्कुल नहीं। क्लास इंटरवल लिखिए या लाइफ टाइम्स लिखिए। हालांकि मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो यहाँ पे नाम है वही लिख दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। आगे
उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी है। अच्छा यहाँ पे ना दिया हुआ तो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम लोग दोनों चीज कर लेते हैं, ठीक है, अपने सहूलियत के लिए। हालांकि इसमें केवल फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी इसको बोल सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी, जो कि यहां पे लिखा हुआ है पहले से। तो ये आप दोनों बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला हमारा है यहां पे 0 से 20, उसके बाद है 20 से 40, उसके बाद है फिर 40 से 60, फिर 60 से 80, फिर 80 से 100, और फिर 100 से लेकर 120। ये लाइफ टाइम यहां दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो भी लिख लिया जाए, 10, 25, 52, 61, 38 और 29, ये इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। चलिए समझिए जरा ध्यान से, आप मेरे बातों को यहां पे आप पहले गौर करेंगे, ठीक है ना। ये आपका हुआ सॉल्यूशन नंबर 1। अभी देखा जाए तो हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है, जो हमारा डाटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था उसको हमने वर्टिकल फॉर्म में बस लिख दिया है। अब समझने वाली बात यहां है, देखिए इसमें देखो ये सब तो फ्रीक्वेंसी ही है, इसमें आप देखो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको कहां पे दिख रहा है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61। ये आपका जो 61 दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं F1। क्या बोलेंगे इसको, F1। इसका मतलब होता है, सिंपल से हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, ओके। उसके ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं F0। बहुत सारे बच्चे इसको F0 पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, F0 पढ़ेंगे। और इसके नीचे वाले को हम लोग कहते हैं F2। याद रहेगा इतना चीज, एक मिनट भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट बस, हो गया। तो इसमें पहले आपको यह देखना होता है कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां दिख रहा है। तो 61 सबसे बड़ा नंबर यहां पे दिख रहा है हमको, तो इसको हम लोग बोल देंगे F1, ओके। उसके ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं F0। लिखने का तरीका क्या होगा, बड़ा F और छोटा सा यहाँ पे 0, छोटा सा 0, F0 पढ़ते हैं इसको, और ये हमारा F2 कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो जो मैक्सिमम हमारा फ्रीक्वेंसी था वो कौन सा था, 61। उसका क्लास इंटरवल क्या है, 60 से 80, हाँ है ना, बिल्कुल। तो 60 से 80 जो है, मतलब 60 से 80 जो हमारा है, इसको हम लोग कहते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारा दिया हुआ है 60 से लेकर 80, ओके। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाया जाए, तो ये जो यहां पे आपने F1 लिखा है ना, इस F1 को बेसिकली हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारा कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो क्लास इंटरवल होगा वही हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा। तो फिर से पहचानने का तरीका बता रहे हैं, जो 61 है वो हमारा सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग F1 बोल देंगे, ऊपर वाला F0 और इस F1 के नीचे F2। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका देखो क्लास इंटरवल क्या है, 60 से 80 है, तो यही हमारा कहलाएगा मॉडल क्लास, ओके। और यहां जो आपने लिखा है ये F1, ये एक्चुअली मॉडल क्लास का क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ओके। अब F2 क्या है, वो भी तो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो आगे वाले का, ऊपर वाले का। तो इसमें आप लिखोगे F0 के लिए ये भी फ्रीक्वेंसी ही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, एक मिनट, मतलब ये जो हमारा F0 है ये भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी किसके पहले है, मॉडल क्लास के, मतलब मॉडल क्लास मतलब इस वाले के ऊपर का है।
वही हमने यहाँ पे लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास का जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाले का है। ओके, F1 हो गया, F0 हो गया, अब F2 ये भी फ्रीक्वेंसी ही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट आफ्टर, बिल्कुल जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास, मतलब ये भी हमारा फ्रीक्वेंसी ही है लेकिन मॉडल क्लास के बाद वाला फ्रीक्वेंसी है। मॉडल क्लास हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारा F1 ही तो है, इसीलिए बार बार मॉडल क्लास बोल रहे हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए, उसके बाद इसमें एक चीज आपका और इस्तेमाल होता है L। L का मतलब यहां पे लोअर लिमिट, किसका? मॉडल क्लास का। ध्यान से देखेंगे तो आपका जो मॉडल क्लास है वो 60-80 है, तो इस हिसाब से हमारा 60 क्या हुआ? लोअर लिमिट हुआ, है ना। तो ये L का मतलब यहां पे होगा लोअर लिमिट, बिल्कुल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। इसमें एक चीज और इस्तेमाल होता है स्मॉल h। स्मॉल h का मतलब हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था जब हम लोग मीन पढ़ रहे थे, तो ये h का मतलब बेसिकली क्लास साइज होता है ना। तो इसमें आप लिखेंगे h का मतलब क्लास साइज, और क्लास साइज निकालने का तरीका हमने आपको बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्लास साइज होता है। सिंपल सा आप इसको साइज भी बोल सकते हैं, साइज ऑफ द मॉडल क्लास। तो आप इसको सिंपली साइज बोलो या क्लास साइज बोलो, दोनों बात सेम है, कुछ अलग है नहीं। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत आप लोगों को ये चीज समझ में आया? चलिए, तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम कौन सा है, तो 61 है, तो ये हमारा F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2। तो जो फ्रीक्वेंसी हमारा F1 है उसी के सामने वाला हमारा जो क्लास इंटरवल है वही हो गया इसका मॉडल क्लास। ओके, तो मॉडल क्लास हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद F1 का मतलब हो गया मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 का मतलब हुआ उसके ऊपर वाला, F2 का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी के नीचे वाला, L का मतलब हो गया लोअर लिमिट मॉडल क्लास का, और H का मतलब हो गया इस लोअर लिमिट सॉरी इस मॉडल क्लास का हाइट मतलब क्लास साइज। कोई डाउट इसमें? चलो, इतना पहले आप लोग लिखिए क्योंकि हम इसमें कुछ चीजें हैं जो कि मिटाने वाले हैं। जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी आगे बढ़े। चलिए, अब ज्यादा कुछ नहीं मिटाएंगे, पहले इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज जो हमने बार बार इसका डेफिनेशन के हिसाब से लिखा है ना, ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, बस आप लोग इसका वैल्यू लिख दो, उसका काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें अब हम कुछ चीज मिटाना चाह रहे हैं, जैसे बस इतना दूर तक लिखना लेकिन जरूर है। चलिए, अब हमारा मेन काम यहां से स्टार्ट होगा कि आखिर फॉर्मूला क्या है, कैसे इसका वैल्यू निकलेगा। चलिए समझिए, मॉडल क्लास हमारा ये है, वेरी गुड। तो इस हिसाब से आप L का वैल्यू बताइए जल्दी। L मतलब लोअर लिमिट मतलब 60, लोअर लिमिट हमारा इतना हुआ। H का मतलब क्लास साइज बताइए जल्दी, 20, वेरी गुड। F1 का वैल्यू बता दीजिए जल्दी, 61। F0 का वैल्यू 52 और F2 का वैल्यू 38। बस इतना वैल्यू आपको लिख के रखना है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अभी इसके फॉर्मूला में करने वाले हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इसके फॉर्मूला में आइए। मॉड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, एक मिनट। F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। समझ में आ रही है बात? इनटू H, ये आपको इसमें इतना करना पड़ेगा, और ये हो गया आपका मोड का फॉर्मूला। याद रख लीजिएगा इस चीज को, काफी काम का चीज है ये, ठीक है। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब करना कुछ नहीं, आपको बस इसके ऊपर वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करिए। L का मतलब कितना निकाला आपने? L का मतलब आपने 60 निकाला, वेरी गुड। प्लस F1 का वैल्यू कितना था? 61 माइनस F0 का वैल्यू 52। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आइए,
2f1 यानी कि 2 इंटू f1 का वैल्यू 61 माइनस f0 मतलब 52 माइनस f2 मतलब 38 इंटू h मतलब 20। यहां पे हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस सभी का वैल्यू पुट किया है। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। 60 प्लस, इसका काम कर लो पहले। 61 माइनस 52 कितना 9। सिंपल। अब ये देख लो 2 इंटू 61, एक मिनट हाँ सॉरी माई मिस्टेक 122। इसको सॉल्व कर लो। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा। 8 2 10 के 0 कैरी 1 5 3 8 1 9 90 इंटू 20। सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए तो ये हमारा 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 122 में 90 को माइनस कर लिया जाए। 10 11 12 32 इंटू 20। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इधर आ जाएंगे। यहां पे हमारे सामने दिख रहा है 60 प्लस 9 बाई 32 इंटू 20। यही है। इसमें कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे 2 से ये 16 बार में और ये 2 से 10 बार में, और कट सकता है 2 से ये 8 और 2 से ये 5। अब तो कुछ करता हुआ दिख नहीं रहा हमको। इधर बन गया हमारा 60 प्लस, थोड़ा सा नीचे, 60 प्लस 9 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई हो गया हमारा 8। ठीक है ना। 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 8, नीचे 1 ले लीजिए, एलसीएम लेने के लिए आसानी होगा। 8 480 प्लस 45। सिंपल। तो ये हो गया हमारा 5 8 4 12 के 2 कैरी 1 525 बाई 8। इसको थोड़ा डिवाइड कर लिया जाए। 525 को 8 से करिए। 5 बार में नहीं 6 बार में ना। 65.6। एक मिनट देख लेते हैं। 65.62। 65.625 हाँ 65। एकदम एग्जैक्ट। 65.625 एक बार इसको देख लो। उसमें ये आ रहा है कैमरे में नीचे तक का। पूरा है। चले वेरी गुड। और ये जो हमारा वैल्यू निकला ये आवर्स में आएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए ये हमारा सवाल बन तो गया, लेकिन क्या इसका आप मतलब समझा सकते हो आप? देखिए अच्छा एक बात पहले हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो आपका आंसर आएगा ये हमेशा आपका मॉडल क्लास में लाई करना चाहिए। मतलब इसके बीच में, यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो इन दोनों के बीच में हमेशा गौर करिएगा। यदि आपका आंसर मॉडल क्लास के बीच में लाई नहीं कर रहा है इसका मतलब आपने गलत बनाया है। ठीक है, मैच कर गया मतलब कि उसके बीच में आ गया तो आपने सही बनाया। जैसे मेरा कितना आया 65.625 आया। सिंपल साहब इसको 65 बोलो, है ना। तो क्या ये 65 हमारा इस 60 और 80 के बीच में नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब हमने जो बनाया है वो सही बनाया है। तो ऐसे इसका पहचान करना है। यदि आपको पता करना हो कि हमने बनाया जो गलत है या सही है, बस ये देख लो कि आपका जो आंसर है वो मॉडल क्लास के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। यदि कर रहा है तो आपने सही बनाया है, नहीं कर रहा है मतलब आपने गलत बनाया है। वैल्यू को आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब बताइए क्या हुआ। इसका मतलब 65.625 आवर्स जो आया इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, इसका मतलब हुआ कि ज्यादातर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है, ज्यादातर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट
65.625 आवर्स के आसपास चला है। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, ज्यादातर, कितने बार, सबसे ज्यादा कितना, तो 65.625 यही हमारा वो सबसे ज्यादा चलने वाला समय है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का। मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल, अच्छा अब सवाल है कि सर कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, चलिए अब आइए जरा इसमें आप देखो, यहीं पे आप समझ सकते हैं इसको। 65.625 ये हमारा कहां पे लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है, एक मिनट देख लो, यहां पे लाई कर रहा है, ओके। और ये था आपका क्या, लाइफ टाइम, और ये कितना था आपका 61। इसका मतलब हुआ कि 61 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट 65.625 आवर्स टिकता है। समझ के बात को, इसमें बात होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का, तो देखो क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का बात नहीं हुआ अभी, बिल्कुल हुआ। मतलब कि 61 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं जो सबसे ज्यादा टिकते हैं। आप इसको सिंपली समझ सकते हैं कि 61 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं जो सबसे ज्यादा टिकते हैं, और टिकते कितना है, 65 आवर्स टिकते हैं। सिंपल सी बात है। तो यही होता है हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मोड निकालने का तरीका। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए उधर का अभी हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अगला वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। और ये सवाल इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि ये सवाल बोर्ड में पूछा गया है, और पिछले वाले सेशन में भी हमने ये सवाल करवाया था। आसान है इसलिए नहीं, बल्कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एक पूछ लिया जाता है कई बार, इसलिए करवा रहे हैं, ठीक है। पिछले वाले क्लास में भी करवाए थे, पिछले वाले क्लास मतलब पिछले वाले सेशन में, पिछले साल। सॉल्यूशन नंबर 2, देखिए इसमें क्या बोला गया है। बोला गया है दी एज वाइज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स in the annual function of a school is shown in the following distribution। मतलब मान लीजिए कोई स्कूल है जिसमें एनुअल फंक्शन होने वाला, जो साल में एक बार होता है ना। यहां पे लिखा हुआ है कि कितने बच्चों ने, मतलब बच्चों का क्या उम्र था, क्या पार्टिसिपेशन किया उन्होंने, मतलब किस तरीके, मतलब चलो दोबारा इसे समझ लो, सिंपल सा। एज है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। इसका मतलब हुआ कि 5 से, अच्छा ये तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इस वाले पे आ जाओ। 7 से 9 साल वाले ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट कितना किया है, 15। मतलब 15 ऐसे बच्चे हैं जिनका उम्र 7 साल से लेकर 9 साल के बीच में है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। 18 ऐसे बच्चे हैं जिनका उम्र 9 साल से लेकर 11 साल के बीच में है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। 30 ऐसे बच्चे हैं जिनका उम्र 11 साल से लेकर 13 साल के बीच में, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो यहां पे वो चीज लिखा हुआ है कि किस उम्र के बच्चे ने कितना पार्टिसिपेट किया है एनुअल फंक्शन में, ओके। अब इसमें गौर से आप देखोगे तो आपको यहां पे x दिखेगा और यहां पे x दिखेगा, यही है आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यही आपको निकालना है, ठीक है। आगे फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज व्हेन द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 181। मतलब ये आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और x निकालना है। अच्छा यहाँ पे दोनों x लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों की जगह पे वैल्यू क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगा। और सबसे बड़ा हिंट आपको इसमें दिया हुआ है कि इन सभी का जो सम है वो कितना है, 181 है। तो आगे बढ़ने का रास्ता तो साफ दिख रहा है हमको यहाँ पे। ऑल्सो फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो पहले तो इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे पहले इधर नंबर ऑफ, हाँ वही चीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है, टेबल इसके बाद बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, जल्दी बताइए, 181 दिया हुआ है, हाँ या ना। और बोला गया है कि इन सबको आप जब जोड़ोगे, कि मतलब ये सब जो फ्रीक्वेंसी है इन सभी को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 181 आना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो सिंपल सा आप इन सभी को जोड़ो, x प्लस 15 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 48 प्लस x इक्वल्स टू 181। समझ में आ रही है बात ना, मतलब कि सारे फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 181 के बराबर है, इसलिए हमने उसको ऐसा लिख दिया। आगे चलो प्लस करो जल्दी सबको, 8 8 16 16 और 5 21 21 का 1 कैरी 2, 4 और 5 9 9 और 3
12, 12 एक 13, 13 एक 14, 14 और 2 16, 161 प्लस x 2x इक्वल्स टू 181। ठीक है ना। आगे 2x इक्वल्स टू 181 माइनस 161, 2x इक्वल्स टू ये हमारा आ जाएगा 0 2 कट गया, x इक्वल्स टू 20/2 यानी कि x का वैल्यू कितना आया 10 आया। x का वैल्यू 10 आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहां पे भी हमारा 10 आएगा और यहां पे भी 10 आएगा। अब तो आप जैसे सवाल बनाते हैं वैसे बनाइए, नॉर्मल है, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सा इसमें हम आपको हिंट दे देते हैं, बाकी अब काम आपका है। ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग ऊपर लिख लेंगे एज इन ईयर्स और इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको आप क्लास इंटरवल बोल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है पहला 5 से 7, उसके बाद है फिर 7 से 11, 11 है ना, नहीं सॉरी 9 है, फिर 9 से 11, हाँ ठीक है, 2 का गैप है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 और है, हाँ है 17 से 19, इतना दिया हुआ है। और इन सब का फ्रीक्वेंसी अब लिख लो आप। x था, x का वैल्यू हमने निकाल दिया 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 18, यहाँ पे 30, फिर 50, 48 और 10। कोई डाउट इसमें? सिंपल सा जैसे हमने टेबल बनाते थे हम लोग वैसे हमने बना दिया यहाँ पे टेबल। अब इसमें हमने क्या बताया था आपको, ये देखो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किधर दिख रहा है आपको, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 दिख रहा है, तो ये हमारा काम करेगा F1 का, ऊपर वाला काम करेगा F0 का और नीचे वाला काम करेगा F2 का। कोई दिक्कत इसमें? और ये वाला जो हमारा F1 है, इसके सामने वाला जो हमारा क्लास इंटरवल होगा वही हो गया इसका क्या, मॉडल क्लास, हाँ या ना, बिल्कुल। तो अब यहां पे आइए थोड़ा आप, मॉडल क्लास इसका जो है वो है 13 से लेकर 15, सिंपल सी बात है। जब मॉडल क्लास निकल गया तो इसका लोअर लिमिट भी बता दीजिए 13, सिंपल। लोअर लिमिट अब जब निकल गया तो इसका क्लास साइज भी बता दीजिए। क्लास साइज मतलब डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 15 में आप 13 घटाओगे मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 ही आएगा। उसके बाद बात करें हम लोग F1 का, तो F1 का वैल्यू 50 है। फिर बात करें हम लोग F0 का, तो F0 का वैल्यू 30 है। F2 का बात करें तो उसका वैल्यू 48 है। कोई दिक्कत? अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका है MOD mod इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के ऊपर आप इन सारे वैल्यू को पुट करके निकालिए, वो उसका आंसर हो जाएगा। क्या ये काम हम आपके ऊपर छोड़ दें? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में इसको मेंशन कर लीजिए। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल है, अच्छा हाँ ध्यान रखिएगा, ये सवाल हमने उठाया है आपके RS अग्रवाल से। ये सवाल 2014 में पूछा गया है, आपको विश्वास ना हो तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन में RS अग्रवाल में देख सकते हैं, ये सवाल 2014 में आया हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो हमने देखा कि मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी जैसा भी सवाल आ चुका है तो हमने सोचा कि ये वाला करवा दिया जाए। अब मेरे हिसाब से आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आ जाए तो कोई दिक्कत उतना होगा नहीं। समझ में आ रही है बात? चलिए इस तरीके से आपका, और ये वाला सवाल तो आपका खैर एनसीईआरटी का ही है, इसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मोड कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन के थ्रू समझ लिया कि आखिर मोड होता कैसे है, कैसे निकलता है, और हमने ये भी समझ लिया कि मोड का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और उसका मतलब क्या होता है। कोई डाउट अब इसमें होगा मोड में? चलिए इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म किया, पहला मीन और दूसरा मोड। अगला जो हमारा होगा वो चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, वो होगा हमारा मीडियन। तो कहीं पर कोई दिक्कत रहे तो बेझिझक आप लोग एक बार कमेंट कर दिया कीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग मीडियन को स्टार्ट करके चैप्टर को खत्म करेंगे। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, यानी कि कल। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।